दोस्तों नमस्कार, आप सभी का चर्चा का विषय में स्वागत है। आज चर्चा करूंगा कि क्या बिहार, जो कभी ज्ञान का भंडार कहलाता था, क्या अब उसकी नियति बस गुंडागर्दी और हत्याओं तक ही सीमित हो गई है। दोस्तों, बिहार भारत के बहुत शिक्षित, बहुत संस्कारवान और ज्ञान के भंडार के रूप में जाना जाता था। बिहार का इतिहास अपने आप में गौरवान्वित करने वाला है। बिहार के अंदर कई साम्राज्यों का बिहार केंद्र रहा। बिहार मौर्य साम्राज्य का केंद्र रहा, बिहार गुप्त साम्राज्य का केंद्र रहा और बिहार पाल साम्राज्य का भी केंद्र रहा। और बात यहीं तक नहीं है, भारत के दो महत्वपूर्ण धर्म और एक धर्म जो भारत से बाहर भी बहुत फैला, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन दोनों का जन्म भी बिहार की धरती से हुआ है। दुनिया का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा, यह भी बिहार में स्थित हुआ करता था। भारत नहीं, पूरी दुनिया को जिन्होंने कूटनीति का रास्ता दिखलाया, जिन्होंने कूटनीति के सूत्र पढ़ाए, चाणक्य, वो उनका भी संबंध बिहार से है और बिहार की भूमि पर ही उनका जन्म हुआ। बिहार के अंदर ही रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का जन्म हुआ। बिहार को दुनिया को सर्जरी का ज्ञान जिन सुश्रुत ने दिया, उनका भी जन्म बिहार की धरती पर हुआ। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि यदि मैं उनका नाम बताऊंगा तो एक बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी। और यदि मैं आज के दौर में भी बात करूं तो आज भारत को सबसे ज्यादा प्रशासनिक अधिकारी यदि किसी राज्य से मिलते हैं तो वो बिहार है। लेकिन आज ये बड़े अफसोस की बात है कि जब हम बिहार की चर्चा कर रहे हैं तो हम बिहार के इस ज्ञान भंडार की चर्चा नहीं कर रहे। हम बिहार की चर्चा कर रहे हैं तो इस बात के लिए कर रहे हैं कि बिहार में गुंडा राज कब खत्म होगा। क्या बिहार की नियति अब बिहार पे हत्याओं पे चर्चा करने तक सीमित रह गई है? क्या बिहार में हो रही गुंडागर्दी तक चर्चा करने तक सीमित हो गई है? आखिर बिहार कब सुधरेगा और क्या निकट भविष्य में बिहार के सुधरने के कोई हालात दिखाई देते हैं या नहीं? दोस्तों, फिलहाल बिहार एक लंबे समय से कानून व्यवस्था को लेकर चर्चाओं में तो है, लेकिन अभी शुक्रवार 4 जुलाई को पटना में एक प्रमुख व्यवसायी गोपाल खेमका की रात को लगभग 11:40 पर उनके घर के बाहर हत्या कर दी गई। और उस हत्या के बाद एक बार फिर बिहार के इस बात के लिए चर्चा होने लगी कि बिहार गुंडा राज से कब मुक्त होगा। गोपाल खेमका बिहार के एक प्रमुख व्यवसायी है। रात का लगभग 11:40 का समय था। स्कूटी पर एक व्यक्ति आता है और मात्र 6 सेकंड के अंदर वो घटना को अंजाम दे देता है और गोपाल खेमका की गोली मार के हत्या कर देता है और बहुत आराम के साथ उसी स्कूटी पर बैठकर चला जाता है। मैं आपको बता दूं कि 2018 में इन्हीं गोपाल खेमका के पुत्र गुंजन खेमका की भी इसी तरीके से हत्या कर दी गई थी। खेमका के परिवार का तो यहां तक आरोप है और उनके रिश्तेदारों का कि खेमका के निवास स्थान से मात्र 300 मीटर की दूरी पर बिहार पुलिस का थाना है।
लेकिन बिहार पुलिस को घटना स्थल पर पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लग गया। हालांकि बिहार की पुलिस ने इसका खंडन किया और उसका कहना है कि 11:40 पर उनकी हत्या हुई। परिवार के लोग उनको तत्काल एक निजी अस्पताल में ले गए। निजी अस्पताल से रात को 12:30 पर पुलिस को सूचित किया गया कि इस तरीके से गोपाल खेमका की गोली मार दी गई है और वो अस्पताल में एडमिट है। और पुलिस का कहना है कि अगले 10 मिनट में यानी कि 12:40 पर रात को वो अस्पताल पहुंच गए थे। सच क्या है ये तो जांच के बाद पता लगेगा। और बात सिर्फ गोपाल खेमका की हत्या तक नहीं है, लगभग उसी के आसपास बिहार के सीवान जिले में सड़क पर 4 लोगों की तलवार से काटकर हत्या कर दी जाती है। आखिर बिहार कहां जाकर रुकेगा? चर्चा करूंगा इन्हीं बातों पर कि क्या बिहार के जो मौजूदा हालात हैं, क्या हम इसको भी जंगल राज कह सकते हैं? क्या बिहार में जो इस वक्त कानून व्यवस्था है, इसके सुधार के लिए कोई संभावना दिखाई देती है? और यदि ये लाचार कानून व्यवस्था है तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? और चर्चा करूंगा इस बात पर भी कि क्या बिहार में नीतीश और लालू के अलावा कोई तीसरी ऐसी राजनीतिक ताकत नहीं है जिसको बिहार का नेतृत्व मिल जाए और जिसके हाथ में नेतृत्व जाने से बिहार अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। और बात इस बात पर भी करूंगा कि क्या बिहार की यही नियति है और अब हमें बिहार से किसी मार्गदर्शन की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। बिहार से फिर कोई महर्षि वाल्मीकि पैदा हो, बिहार से फिर कोई धर्म पैदा हो, बिहार से फिर कोई चाणक्य पैदा हो और बिहार से फिर कोई सुश्रुत पैदा हो, हमें इस उम्मीद को त्याग देना चाहिए। दोस्तों, जिन लोगों ने जंगल राज देखा है वो दौर बहुत भयानक था और उस दौर में बिहार का सत्ता लालू यादव के हाथ में थी। हालात आज भी बहुत अच्छे नहीं हैं और मैं ये नहीं कह सकता कि बिहार सुरक्षित हाथों में है, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने जंगल राज को अपनी आंखों से देखा है, उसको देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि हालांकि बिहार की स्थिति खराब है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार के शासन को मैं बिहार का जंगल राज तो नहीं कहूंगा, क्योंकि जो बिहार का जंगल राज था, आपने सुना होगा कि बिहार में जैसे ही सूरज ढलता था लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिया करते थे, बाजार बंद हो जाया करते थे और सूर्य से पहले कोई अपने घर के बाहर झांकने की हिम्मत नहीं करता था। बिहार के अंदर स्थिति यह थी कि बिहार में तत्कालीन सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडे चाहे दिन हो, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे रात हो और चाहे शाम हो, वो जब चाहे जब किसी के घर को लूट सकते थे, किसी के घर से किसी का भी अपहरण कर सकते थे और जब चाहे जब बिहार में किसी भी बाजार को लूट सकते थे। और हालात यह थी कि जब बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी की शादी हुई तो उनके सालों ने टाटा शोरूम के शोरूम लूट लिए और वहां रखी हुई सारी गाड़ियां उठा कर ले गए। ये जंगल राज था बिहार में। और एक IAS अधिकारी की पत्नी चंपा विश्वास के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो वो दौर तो इतना बुरा था जिसकी फिलहाल कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा कि हालांकि नीतीश कुमार के राज में कई बुराइयां हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको
जंगल राज कहना उचित नहीं समझूंगा। अब सवाल है कि आखिर इस बिहार में इस वक्त कानून व्यवस्था की स्थिति कैसी है। निश्चित रूप से यहां पर यह बात कहूंगा कि कानून व्यवस्था की स्थिति लचर है, और इसके पीछे जो कारण है वो भी कोई और नहीं है। इसके पीछे कारण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। हम सिर्फ ये कहकर नीतीश कुमार का बचाव नहीं कर सकते कि विपक्षी पार्टियां, चाहे वो लालू प्रसाद हो और चाहे कांग्रेस पार्टी हो, वो चुनाव को देखते हुए बिहार के अंदर कानून व्यवस्था की चुनौती खड़ी कर रही है। यदि वो कानून व्यवस्था की चुनौती खड़ी कर भी रही है तो सरकार किसके हाथ में है? सरकार आपके हाथ में है। प्रशासन, पुलिस किसके हाथ में है? वो आपके हाथ में है। किसने आपके हाथ बांधे? केंद्र में भी आपकी सरकार है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, जिसकी सरकार दिल्ली में है और उसी की सरकार पटना में, क्योंकि जनता दल यू केंद्र में भी सत्ता में भागीदार है। तो सवाल यह है कि आपके हाथों को कौन रोक रहा है? गुंडों को पकड़ने से आपको कौन रोक रहा है? आपके प्रशासन के हाथ किसने बांधे? माना मैंने कि बिहार में पप्पू यादव जैसे गुंडे को आज कांग्रेस पार्टी ने शरण दे रखी है। और बिहार में जब राहुल गांधी का दौरा होता है, बिहार में जब प्रियंका वाड्रा का दौरा होता है, तो उनके अगल बगल में एक तरफ पप्पू यादव खड़ा दिखाई देता है तो एक तरफ पप्पू यादव के गुंडे दिखाई देते हैं। लगभग यही स्थिति लालू के बेटों की है कि वो जहां भी जाते हैं उनके चारों ओर कोई शरीफ आदमी नहीं दिखाई देता। सब बिहार के नामी ग्रामी गुंडे होते हैं। और लालू की तो स्थिति है कि वो चाहे प्रदेश का सदन हो और चाहे केंद्र का सदन हो, उसमें चुनने के लिए भी ऐसे व्यक्ति का चयन करते हैं कि उसकी गुंडागर्दी का स्तर कितना ऊंचा है, क्योंकि शराफत से लालू यादव का कोई संबंध नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद हम नीतीश और कांग्रेस पार्टी को दोषी क्यों ठहराएं? दोषी है तो नीतीश कुमार है। आखिर यूपी के अंदर में गुंडा राज था। जिस तरीके से बिहार में गुंडा शासन चल रहा था, यह एक लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में भी था। योगी आदित्यनाथ आए और उन्होंने चुनौती को स्वीकार किया और उन्होंने शपथ लेने के तत्काल बाद कहा, कल्याण सिंह की तरह, कल्याण सिंह ने भी कभी इसी तरीके के शब्द बोले थे कि गुंडे या तो तत्काल प्रदेश छोड़ दें और अन्यथा एनकाउंटर के लिए तैयार रहें। प्रश्न है कि क्या नीतीश कुमार को यह सब करने से किसी ने रोका है? सच यह है कि इस वक्त कई बार यह लगता है कि नीतीश कुमार भी एक बोझ बन गए हैं। वो एनडीए पर भी बोझ है और वो बिहार पर भी बोझ है। हालांकि इस बोझ का कारण नीतीश तो है ही, नीतीश का वोट बैंक भी इसका बड़ा कारण है। क्योंकि बिहार में जातीय गोलबंदी इतनी ज्यादा है कि लोगों को कानून व्यवस्था से मतलब नहीं है, लोगों को कानून के शासन से मतलब नहीं है। लोगों को बस इस बात से मतलब है पटना की सत्ता मेरी जाति के आदमी को मिलनी चाहिए। और नीतीश कुमार के पास भी एक ऐसा थोक वोट बैंक है जिसको इग्नोर करे बिना लालू यादव को सत्ता से बाहर रखना आसान नहीं है। और वो वोट बैंक फिलहाल नीतीश कुमार को छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन यदि इसी मजबूरी में फंसा जाएगा तो इसका खामियाजा बिहार की जनता तो भुगतेगी। बिहार के एनडीए के
और सहयोगी भी भुगतेंगे, वो चाहे चिराग पासवान हो, चाहे वो मांझी हो, और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। तो निश्चित रूप से मैं ये जरूर कहूंगा कि एनडीए को इस बात पर मंथन करना चाहिए कि या तो नीतीश कुमार अपना व्यवहार बदले, क्योंकि पिछले काफी समय से हम लगातार देखते रहे। हालांकि मैं नीतीश कुमार के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाऊंगा और ना उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, लेकिन मैंने हमेशा उनको दिमागी रूप से भ्रष्ट नेताओं की गिनती के नेताओं में उनकी गिनती करी है, क्योंकि वो दिमागी रूप से भ्रष्ट, वो भ्रष्टाचार नहीं करना चाहते। लेकिन बिहार के गुंडों को सबक सिखाने की वो इच्छा शक्ति नीतीश कुमार के पास नहीं है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में है और जो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा में है। तो इसलिए मैं जरूर कहूंगा कि बिहार की इस कानून व्यवस्था की जो लचर व्यवस्था है, इसके लिए सिर्फ हम लालू यादव या कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराकर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकते। आज बिहार में जो स्थिति है उसके लिए निश्चित रूप से नीतीश कुमार और एनडीए के सारे सहयोगी जिम्मेदार हैं। प्रश्न है कि क्या बिहार में नीतीश से अलग हम किसी और को नहीं तराश सकते जो बिहार को इस गुंडा शासन से मुक्ति दिला दे। यहीं पर फिर मैं पुरानी बात पे आ रहा हूं। हालांकि बिहार ज्ञान का भंडार था, हालांकि बिहार ने महर्षि वाल्मीकि दिए, हालांकि बिहार ने चाणक्य दिए, बिहार ने सुश्रुत दिए, बिहार ने गुप्त साम्राज्य दिया, मौर्य साम्राज्य दिया, पाल साम्राज्य दिया। लेकिन आज पूरा बिहार जातियों की बेड़ियों में बंधा हुआ है। कोई अपने जाति से बाहर देखने को तैयार नहीं है। विकल्प है और कुछ लोग अपने आप को विकल्प के रूप में पेश भी कर रहे हैं। हालांकि वो विकल्प वास्तव में सही सिद्ध होंगे या नहीं सिद्ध होंगे, इस बात का दावा कम से कम आज नहीं करा जा सकता। दो लोग हैं, एक प्रशांत किशोर जिन्होंने जन स्वराज पार्टी बनाई है और वो कह रहे हैं उनका रास्ता नीतीश कुमार से भी अलग होगा और लालू यादव से भी अलग होगा। लेकिन जिस तरीके की राजनीति प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं, जिस तरीके से उनके बारे में खबरें आ रही हैं कि वो भी विधानसभा के जो 240 टिकट हैं उनको बेचने की तैयारी में है कि आओ बोली लगाओ और बताओ कि मैं बिहार में कितने बूथों को कैप्चर कर सकता हूं, मैं अपने इलाके में कितने ऐसे लोग हैं जो मेरे विरोधी हैं उनको वोट डालने से रोक सकता हूं, कितने ऐसे लोग हैं जो मेरे हैं उनका मैक्सिमम पोलिंग करवा सकता हूं और कितना धन आपको दे सकता हूं, ये बताओ और टिकट ले जाओ। तो उम्मीदें उनसे भी बहुत बंधी हो रही है। एक दूसरा और उम्मीद की किरण है और वो है चिराग पासवान। उनकी इच्छा भी है और वो लगातार कह रहे हैं कि मेरा स्थान केंद्र में नहीं है और मैं लंबे समय तक केंद्र की राजनीति करना भी नहीं चाहता। और उन्होंने अपनी ये इच्छा अपनी पार्टी के लोगों को बता दी है और एनडीए को भी बता दी है और उन्होंने भाजपा से भी विशेष रूप से बात कर दी है। मतलब बहुत साफ है कि चिराग पासवान की भी इच्छा बिहार के मुख्यमंत्री पद पर की कुर्सी पर बैठने की उनकी इच्छा है। चिराग पासवान के बारे में इतना जरूर कहूंगा कि ना तो उनके आसपास लालू यादव जैसे गुंडे दिखाई देते हैं, ना वो नीतीश कुमार के तरीके से मेंटली करप्ट दिखाई देते हैं, ना वो अभी तक
नीतीश कुमार की तरह अवसरवादी दिखाई देता है, क्योंकि नीतीश कुमार ने अवसरवादिता का बार बार परिचय दिया है। इसी सत्ता की खातिर वो भाजपा के साथ है, और इसी सत्ता की खातिर वो उन लालू यादव के साथ भी गए जिनके ऊपर वो खुद बहुत आरोप लगाते हैं। और कहा आज भी ये जाता है कि पता नहीं कब नीतीश कुमार लालू यादव के साथ चले जाए। हालांकि राजनीति में सब लोग ये काम कर लेते हैं, और भाजपा में भी ऐसे लोगों को बहुत ऊंची ऊंची कुर्सियां मिल रही है। लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूं कि चिराग पासवान की स्थिति थोड़ी सी बेहतर है, और वो प्रशांत किशोर से बेहतर है। कम से कम उनकी सोच इस तरीके की है। आज तक मैं चिराग पासवान के भाषणों पर निगाह डालता हूं, आज तक उनके व्यवहार पर निगाह डालता हूं, तो निश्चित रूप से मैं बिहार के उन लोगों से जो बिहार को इस गुंडागर्दी से बाहर लाना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि बिहार की नियति ये कानून व्यवस्था ना हो, जो ये चाहते हैं कि बिहार की नियति गुंडागर्दी ना हो, उन्हें मंथन करना चाहिए चिराग पासवान पर, और उन राजनीतिक दलों को भी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे वो जनता दल यू ही है या कोई और है, उन्हें इस पर गंभीरता से मंथन करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि शायद नीतीश कुमार को जब तक कि वो खुद ना कहें, हटाना बहुत मुश्किल है। उसका कारण उनको जातीय समर्थन है, और इसके अलावा कहा यह भी जाता है कि बिहार में महिलाओं का वोट नीतीश कुमार के प्रति विशेष आकर्षण रखता है। लेकिन यदि नीतीश कुमार अपने व्यवहार को नहीं सुधारते हैं और दोबारा से भी सत्ता में आ जाते हैं, तो इससे बिहार का भाग्य नहीं बदलेगा, और बिहार इसी गलत रास्ते पर चलता रहेगा। भले ही आज बिहार जंगल राज नहीं है, लेकिन बिहार में जो स्थितियां हैं वो जंगल राज की ओर ही जा रही है। ये चेतावनी देना चाहता हूं मैं बिहार के सत्तारूढ़ संगठन को, सत्तारूढ़ गठबंधन को, और बिहार के उन लोगों को जो बिहार के अंदर कानून का राज चाहते हैं। तो इसलिए मंथन करना चाहिए, और यदि जनता दल यू के अंदर भी कुछ समझदार लोग हो तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि नीतीश कुमार, जो अब कई बार बहकी बातें भी करने लगे हैं, उनको इस बात के लिए मनाया जाए कि आप या तो सत्ता से दूर हो जाओ, और या यदि बिहार को सुधारना है तो योगी आदित्यनाथ की राह पर चलो, हेमंत बिश्व शर्मा की राह पर चलो, और यदि नहीं चलोगे तो बिहार को लालू शासन के दौर में पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, एक दूसरी बात यह कि क्या बिहार की नियति यही है? नियति तो ऐसे ये नहीं, ये मैं नहीं मान सकता। जिस बिहार ने चाणक्य दिए, जिस बिहार ने महर्षि वाल्मीकि दिए, जिस बिहार ने बौद्ध धर्म दिया, जिस बिहार ने जैन धर्म दिया, उसकी नियति गुंडागर्दी हो, यह मैं नहीं मानता। निश्चित रूप से उसकी नियति ये नहीं है, भले ही वो आज इस दौर में, लेकिन ऐसे नियति को बदलना किसी एक दल के हाथ में नहीं है, ये भी निश्चित है। इस नियति को बदलना बिहार के लोगों के हाथ में है, बिहार के नेताओं के हाथ में है। मैं बिहार के आम लोगों से कहूंगा कि चुनाव नजदीक आ रहा है, बहुत जल्दी चुनाव की घोषणा होने वाली है। एक और लालू यादव है जिनके राज में फिर यदि वो सत्ता में लौट कर आए तो फिर वो हालात आ जाएंगे कि सूरज के ढलते ही आपको दरवाजे बंद करने होंगे। दूसरी ओर प्रशांत किशोर भी है, जिनके बारे में ये भी लोग कह रहे हैं कि वो बिहार के केजरीवाल साबित हो सकते हैं। सबने देखा केजरीवाल जो बड़ी बड़ी बातें करके दिल्ली की सत्ता में आया, वो हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा भ्रष्ट नेताओं में शुमार हो गया। और सिर्फ भ्रष्टाचार ही नहीं, नीचता की हदें पार कर दी उस व्यक्ति ने, जो सत्ता से बाहर रहकर
नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें करता था। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जिस तरीके से केजरीवाल ने दिल्ली को जंगल बना दिया, कहीं ऐसा ना हो प्रशांत किशोर भी बिहार को फिर जंगल बना दे। तो बिहार के लोग जातियों की दीवारों को तोड़ें, बिहार के लोग अपने इतिहास को और देखें, बिहार के लोग इस बात की ओर देखें कि बिहार की धरती किन लोगों के नामों से जानी जाती है। तो निश्चित रूप से बिहार की नियति को बदला जा सकता है, लेकिन इसको बदलने का बीड़ा बिहार के युवाओं को उठाना पड़ेगा, बिहार के बुद्धिजीवी वर्ग को उठाना पड़ेगा। और बीड़ा उठाने के लिए सिर्फ एक चीज बिहार के लोगों को छोड़नी होगी, और वो होगा जातिवाद। यदि बिहार के लोग जातिवाद छोड़ दें तो आप निश्चित समझिए बहुत सारे दल ऐसे नेताओं को टिकट देने के लिए मजबूर नहीं होंगे जिनको वो देना नहीं चाहते। इसमें कांग्रेस भी है, इसमें लालू भी है, और इसमें भाजपा भी है, इसमें जनता दल यू भी है, कि जो कुछ लोगों को इसलिए टिकट देते हैं कि वो गुंडे हैं, वो आतंकी हैं, वो कानून व्यवस्था को का मजाक बना देते हैं, लेकिन उनके पीछे उनकी जाति खड़ी है। तो इसलिए सिर्फ ये कहूंगा कि बिहार के युवाओं से, बिहार के बुद्धिजीवियों से, कि आप बस एक चीज, और वो है जातिवाद छोड़ दीजिए। तो आप देखना बिहार के सभी राजनीतिक दल बहुत सारे ऐसे लोगों को टिकट काट सकते हैं, ऐसे लोगों का टिकट काट सकते हैं जो बिहार के ऊपर धब्बा है, जो बिहार के ऊपर कलंक है, और जो बिहार की नियति को गुंडागर्दी और लचर कानून व्यवस्था की ओर लेकर जा रहे हैं। आज चर्चा का विषय है, आज की बात यहीं तक। फिर मिलूंगा, फिर किसी विषय पर चर्चा करूंगा, और रोजाना की तरह फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।